नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप सभी की पढ़ाई, सभी विषयों की तैयारी चल रही होगी। एक बार जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी, एक अच्छा मोड़ दे रहे हैं कि नहीं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अभी ये जो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, जो गुड इवनिंग कर रहे हैं उनको गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। यानी कि आज के थंबनेल में आप एक नया टॉपिक देख पा रहे हैं जिसका नाम है लिंग, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं जेंडर। हो सकता है टॉपिक का नाम सुनते ही आप सभी के मन में ये ख्याल आ गया हो कि मैम ये सब तो हमें बहुत अच्छे से आता है, यानी कि ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज की क्लास में लिंग यानी कि जेंडर टॉपिक से संबंधित जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे गए हैं या आगे जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों की तरफ हम चर्चा करेंगे, यानी कि कंप्लीट टॉपिक रिवाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमने जो भी पिछला टॉपिक कंप्लीट किया है उसका 100% रिवीजन कर सकें। तो चलिए करते हैं पहले फटाफट से एक क्विक रिवीजन और फिर बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। रिवीजन की बात करें तो आप सभी को, यानी कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स रेगुलर होंगे, उनको अच्छी तरह से पता होगा कि हमने अपना पिछला टॉपिक एडजेक्टिव यानी विशेषण को किया है कंप्लीट। ठीक है, विशेषण को किया है कंप्लीट। इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, परेशानी नहीं होगी। हर बार, हर क्लास में, हर वीडियो में मैं आपसे यही कहती हूँ कि बेटा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका जो शेयरिंग है, आपके कमेंट्स हैं, आपके लाइक्स ही एक नया उत्साह देते हैं हम सभी शिक्षकों को। ठीक है, तो क्लास को ज़रूर शेयर करिए। और जो भी टॉपिक, मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, प्रत्येक विषय में जितना कुछ भी आपको डेली पढ़ाया जा रहा है, एक साथ के लिए बर्डन मत रखिए कि हम बाद में पूरा रिवाइज कर लेंगे। आप साथ के साथ में रिवाइज करते हुए चलिए, है ना। और जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है, आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को भी देखते हैं। ठीक है, तो विशेषण टॉपिक अब आप सब पढ़ चुके हैं, तो सामान्य सी बात है कि हम कुछ प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं। बताइएगा, विशेषण के भेद कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर आपसे संख्या पूछी है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? ठीक है जी, नेक्स्ट बताइएगा, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? अवस्थाएं कितनी होती हैं? इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए फटाफट से और फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपने जिस टॉपिक को पढ़ा है, मैं शुरुआत से एक बात आपसे कहती आ रही हूँ कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, लेकिन अपने दिमाग में ये रखें कि सेम टॉपिक अगर आपको किसी भी विषय में, है ना, अगर आपको किसी और को पढ़ाना पड़े या उस टॉपिक को समझाना पड़े, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस टॉपिक को एक बार में इतनी अच्छी तरीके से पढ़ें कि आप किसी को वो टॉपिक अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकें, है ना, विस्तार रूप से बता सके, समझा सके। क्लियर है? बिल्कुल सही, जिनके आंसर्स आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं आ रहे हैं वो भी एक बार देख लेंगे। भेद की बात करें तो कुल 4 भेद हो जाते हैं, जिसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जबकि परिमाणवाचक विशेषण के सिर्फ और सिर्फ 2 भेद होते हैं, जिसमें होता है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है जी, ये सिर्फ रिवीजन है, बाकी सब कुछ डिटेल में आपको क्लास में पढ़ाया गया है। विशेषण की अवस्थाओं की बात करें, यानी कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात करें, तो 3 तरह की डिग्री होती है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मतलब विशेषण की मूलावस्था, जिसको आप पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, विशेषण की, अब शब्द आपको मूलावस्था में देकर उत्तरावस्था या उत्तमावस्था में पूछा जा सकता है, शब्द उत्तमावस्था में देकर आपसे मूल अवस्था पूछी जा सकती है। क्लियर है? तो प्रश्न कैसा भी पूछा जाए, आपका अगर बेस क्लियर है तो आप बहुत अच्छी तरह से आंसर कर पाएंगे। विशेषण की उत्तरावस्था, नेक्स्ट है विशेषण की उत्तमावस्था। क्लियर? समझ में आई बात? इतनी बात में कोई डाउट, समस्या, परेशानी नहीं होगी आप में से किसी को भी, है ना।
बताइए भाई। तो ये रही विशेषण की 3 अवस्थाएं। अन्य सभी जैसे कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया की तरह विशेषण भी एक तरह का विकारी शब्द है जिसमें लिंग वचन और कारक का, ठीक है, जिसमें लिंग वचन और कारक का रूप बदला जा सकता है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में संज्ञा और सर्वनाम दोनों दे दिए जाएंगे तब हम क्या उत्तर करेंगे? तो बेटा एक तीसरा ऑप्शन भी जरूर होगा जिसमें ए और बी लिखा होगा, जैसा कि मैंने आपको कल के यानी कि विशेषण के एमसीक्यूज में प्रैक्टिस भी कराई थी, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, विशेष्य क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, मैंने आपको सेशन में बहुत अच्छी तरह से विस्तार रूप से बताया भी हुआ है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो बात किसकी हो रही है? घोड़े की हो रही है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए वही कहलाता है विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वही कहलाता है विशेष्य। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। कि अच्छा तो है लेकिन कितना अच्छा? बहुत अच्छा। विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। इतनी बात में आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछे, अन्यथा हम बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ, यानी कि अपने आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। बताइए जल्दी से, कोई डाउट, समस्या, परेशानी है किसी को? समझ में आ गए पॉइंट्स यहाँ तक? सभी को क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं अपने आज के मुद्दे की तरफ, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग, जिसे आप जेंडर कहते हो, ठीक है। मैम ये तो पहचानना बड़ा ही आसान है। बिल्कुल आसान है, और मैं ये भी कहूँगी कि ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है। हम चाहते तो हम इस टॉपिक को इग्नोर करके आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई टॉपिक आसान है तो हम उसको पढ़े ना या हम उसका रिवीजन ना करें, ठीक है। एक बार फटाफट से ओवरव्यू करते हैं कंप्लीट टॉपिक का, ठीक है। बताइए जल्दी से, इतनी बात में कोई डाउट, प्रॉब्लम, समस्या किसी को? बताइए जल्दी से। परफेक्ट। चलिए, तो बात की जाए जब लिंग की, है ना। लिंग, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि ये जो लिंग है ये किस भाषा का शब्द है। लिंग, तो याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। तो अब आपको बदलना तो आता है कि मैम हम राजा का रानी कर सकते हैं, है ना, लेखक का लेखिका कर सकते हैं, कवि का कवित्री कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी खास है इस टॉपिक में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत भाषा का शब्द है, तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा अरबी है, फारसी है, संस्कृत है या फिर हिंदी है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा का शब्द है। अब संस्कृत का नाम आया ही है तो कुछ और चर्चा क्यों ना कर ली जाए। हालांकि मैंने आपको शुरुआत में कुछ पॉइंट्स बताए भी हैं, है ना। संस्कृत यूं ही नहीं आ गई हिंदी हमारी, सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी संस्कृत से ही, ठीक है। सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी, आपसे पूछा भी जा सकता है कि सबसे पुरानी भाषा, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो उसका नाम हो जाता है संस्कृत। लेकिन संस्कृत को भी 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें कि पहली भाषा हो जाती है आपकी वैदिक संस्कृत, ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक से हट के नोट पॉइंट में मैं बता रही हूँ आपको कुछ चीज़ें, ठीक है। और मेरी हर क्लास में कुछ ना कुछ एडिशनल होता है जो कि आपके नोट्स बनाने के लिए दमदार होता है, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत हो जाती है, और दूसरी हो जाती है लौकिक संस्कृत, यानी कि जो वेदों पुराणों की संस्कृत रही उसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। और सामान्य रूप से जो ऋषि मुनि अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते रहे वो कहलाती है लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो ये हो जाता है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत के बाद का क्रम जो है वो आता है पाली का, यानी कि सीधा संस्कृत के बाद हिंदी नहीं आई। संस्कृत के बाद क्रम आता है पाली का, पाली भाषा, ठीक है। उसके बाद क्रम आता है प्राकृत का, प्राकृत के बाद क्रम आता है अपभ्रंश का। किसका क्रम आता है?
अपभ्रंश का। अपभ्रंश के बाद क्रम आता है अवहट्ट का, अवहट्ट का, और फिर तत्पश्चात आती है हमारी हिंदी। ठीक है, तो इतने पड़ाव से होकर गुजरना पड़ा हमारी हिंदी भाषा को, तब जाकर उद्भव हुआ, है ना। लेकिन यहाँ से फिर कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि पाली जो है वो किस भाषा की है, तो याद रखिएगा पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। कौन से धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की भाषा कही जाती है पाली। ठीक है, जबकि प्राकृत जो है इसे हम जैन धर्म की भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन धर्म की भाषा कहलाती है प्राकृत। ठीक है, अपभ्रंश और अवहट्ट क्लियर है? अपभ्रंश और अवहट्ट। क्लियर है यहाँ तक? संस्कृत भाषा का शब्द हो जाता है हमारा लिंग। उसके बाद ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, और हाँ एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, अवहट्ट जो है जिसको हम हिंदी का अशुद्ध रूप कहते हैं, अवहट्ट को हम हिंदी का अशुद्ध रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी का अशुद्ध रूप कहते हैं। किसको? अवहट्ट को। क्लियर है? अब लिंग का अर्थ क्या होता है? दूसरा प्रश्न आपसे ये बनता है, पहला तो ये किस भाषा का शब्द है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, अर्थ होता है चिन्ह। अर्थात सामान्य भाषा में क्या मैम इसकी कोई परिभाषा भी पूछी जा सकती है? बिल्कुल। तो अगर हम परिभाषा की बात करें, ठीक है, परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि जिन चिन्हों द्वारा, ठीक है, जिन चिन्हों द्वारा स्त्री या किसी भी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है वही कहलाते हैं क्या? लिंग। ठीक है, बताइए जल्दी से। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि जिस चिन्ह द्वारा या जिन चिन्हों द्वारा, जिन चिन्हों द्वारा, जिन चिन्हों द्वारा दिए गए शब्द के, दिए गए शब्द के दिए गए शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के, स्त्री या पुरुष जाति के होने का, स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, बोध होता है, पता चलता है, लिंग कहलाते हैं। कहते हैं। क्लियर? बताइए, इतनी बात में कोई डाउट तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? बताइए। तो जिन चिन्हों द्वारा दिए गए शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक, डन। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, और लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का ही एक शब्द है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब जो दूसरा पॉइंट होता है कि लिंग के भेद कितने होते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल आप सबसे है, पहले आंसर बताइए, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, 1, 2, 3 या फिर 4। बताइए जल्दी से कि लिंग के भेद कितने होते हैं। लिंग के
भेद। सिंपल सी बात है मैम, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, है ना, कि जिससे भाई स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है वही कहलाते हैं लिंग। और हमें अच्छी तरह से पता है मैम कि अगर स्त्रीलिंग में दिया है तो पुल्लिंग में पूछा होगा, पुल्लिंग में दिया है तो स्त्रीलिंग में पूछा होगा। लेकिन आप सबके मन में कई बार ये डाउट आ जाता है कि मैम हम एक और भी भेद पढ़ते हैं, यानी कि विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए, और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, लिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे अगर ये पूछा जाए कि लिंग के भेद कितने हैं, यहाँ पर विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना कि संस्कृत। हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी ना कि संस्कृत। तो हिंदी में लिंग के भेदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। अब कोई आपसे कहेगा कि नहीं भाई मैंने तो 3 ऑप्शन लगाया है, स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया और तीसरा भेद हो गया नपुंसकलिंग। गलत हो जाएगा पूरी तरह से, ऑप्शन में 3 भी दिया होगा, ठीक है, लेकिन 3 क्यों नहीं होता, इसका कारण है 3 जो है वो संस्कृत में भेद होते हैं, बिल्कुल सेम। अभी आगे हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा वचन, ठीक है। तो सेम यही रूल वचन के लिए भी होगा, यानी कि वचन भी हिंदी में सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन का हिंदी में कोई काम नहीं है, और आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी से संबंधित होंगे, ना कि संस्कृत से संबंधित, ठीक है। तो आपको लिंग के भेद भी 2 ही आंसर करने हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और वचन के भेद भी 2 ही आंसर करने हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लिंग के भेद। अब दूसरा है, मैं ये बताऊं आपको कि स्त्रीलिंग पहला भेद हो जाता है और दूसरा भेद हो जाता है पुल्लिंग। अब यहाँ पर परिभाषा लिखाने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता है नहीं। वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। अगर हम परिभाषा लिखेंगे भी तो वो तो शायद आपको पॉइंट टू पॉइंट याद ही होगी, ठीक है, बेवजह लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो जिन शब्दों से, या फिर बताइए भाई लिखने की जरूरत है परिभाषा, बताओ बताओ, इसीलिए मैं कहती हूँ ना बीच बीच में आप सबके कमेंट जरूरी है। चलिए लिख लेते हैं, अच्छा आपके बाद के रिवीजन के लिए काम आएगी। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का पता चलता है ना, बोध होता है, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, और वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, बोध होता है, पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको इन परिभाषाओं में पढ़ने की ज़रूरत हो। यहाँ तक कि परिभाषाएं भी आपसे नहीं पूछी जाती। इस टॉपिक से और वचन के टॉपिक से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होते हैं आपके उदाहरण। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक एक करके करते हैं उदाहरण की चर्चा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पढ़ने होंगे। हाँ, हो सकता है कुछ उदाहरण ऐसे हो जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हो या जो बहुत रटे हुए हों, लेकिन कुछ शब्द आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, भाई का बहन, माता का पिता, है ना, लड़का का लड़की, बंदर का बंदरिया, यही उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे? जी नहीं। अब आप एकेडमिक में नहीं है बल्कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, और मैं बार बार आपसे कहती हूँ टॉपिक वही रहता है लेकिन रिश्ता बदल जाता है, यानी कि प्रश्न पूछने का लेवल बदल जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न अब आपसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से संबंधित। जैसे अगर मैं कुछ सामान्य शब्द पहले लिखूं, अध्यापक, आप बहुत अच्छी तरह से आंसर दे देंगे। शिक्षक,
बहुत अच्छी तरह से आंसर दे देंगे, है ना। छात्र, ठीक है। अगर मैं यहीं पर शब्द लिखूं शिव, इसका स्त्रीलिंग बताइए। ये सारे के सारे पुल्लिंग है ना। यहाँ पर मैं शब्द लिखूं भगवान, यहाँ पर मैं शब्द लिखूं सूर्य, ठीक है। यहाँ पर मैं शब्द लिखती हूँ कवि, और शब्द हो जाता है लेखक, ठीक है। बताइए इन शब्दों को अगर हम बदलेंगे स्त्रीलिंग में तो क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये सारे शब्द मैंने पुल्लिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं और इनसे आपको बनाना है स्त्रीलिंग, ठीक है। क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। बताइए जल्दी से। तो सामान्य से शब्द तो आप सभी को याद होंगे और शायद उसमें कुछ रटने जैसी बात भी नहीं है, ठीक है। अध्यापक का मैम अध्यापिका हो जाता है, बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़का का लड़की हो जाता है, भाई का बहन हो जाता है, शिक्षक का शिक्षिका हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक का शिक्षिका, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इस टॉपिक में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आप अपने दिमाग में रखिएगा। टॉपिक बहुत आसान है, ठीक है। छात्र का छात्रा हो जाएगा, छात्रा, ठीक है। शिव, शिव शब्द से बनने वाला शब्द शिवा होता है, ठीक है। भगवान शब्द से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द भगवती होता है। क्या होता है, भगवती। सूर्य शब्द से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द सूर्या होता है। क्या होता है, सूर्या होता है, ठीक है। इसी प्रकार कवि शब्द से बनने वाला शब्द स्त्रीलिंग कवित्री होता है। मेरा जो लिखा हुआ कवित्री शब्द है क्या वो सही है। लेखक शब्द से लिखा हुआ शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द वो हो जाता है लेखिका, ठीक है। तो बेटा विशेष विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये शब्द इतनी बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है शायद जितनी बार पेपर भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग, और हमेशा हमेशा गलती होती है इसको लिखने में, यानी ये इसकी वर्तनी में। जब भी आप, कई बार ये शब्द जो है वो वर्तनी शुद्ध में भी पूछा जाता है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जब भी आप इसको लिखोगे शुद्ध रूप से तो का और व में, ठीक है, का और व में कोई भी मात्रा नहीं आती है। हालांकि पढ़ते हम कवित्री हैं, लेकिन का और व में कोई मात्रा नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ कवित्री आएगा। समझ में आ रही बात। सब कुछ भूल जाना, उठना बैठना सोना जागना खाना पीना सब भूल जाना, लेकिन इस शब्द को मत भूलना, का और वा में कोई भी मात्रा नहीं आती है। बताइए कोई डाउट, प्रॉब्लम, समस्या, बताइए जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल सही। इसके अलावा कुछ और भी मेजर ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि जितनी भी धातुएं होती हैं, ठीक है, धातुएं जिनको आप मेटल्स कहते हो, ठीक है, जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी की सारी धातुएं किस में प्रयोग होती हैं, पुल्लिंग में ही प्रयोग होती हैं। किस में प्रयोग होती है बेटा, पुल्लिंग में। लेकिन इस पॉइंट का एक एक्सेप्शन यानी कि एक अपवाद भी है, धातुएं सारी की सारी पुल्लिंग में प्रयोग होती हैं, सिर्फ और सिर्फ दो धातुओं को छोड़कर, यानी कि चांदी और खड़िया। ये तो ऐसी धातुएं हैं जो पुल्लिंग में नहीं बल्कि हमेशा हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। किस में होती हैं, ये दो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। किस में होती है, हमेशा हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। क्लियर है, बताइए जल्दी से। परफेक्ट, बिल्कुल है बेटा कि एक बार आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो बस इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लो कि उसको बार बार रटना ना पड़े, है ना। अब जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, छोटा मोटा पतला लंबा, है ना, ये सभी शब्द, काला गोरा, ठीक है, ये हमेशा हमेशा किस में प्रयोग होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऐसे शब्द हैं, जैसे कि हम बात करें पदार्थों की, ठीक है। पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ, जो तरल पदार्थ होते हैं, जिनको आप द्रव्य कहते हैं, जिनको आप लिक्विड्स कहते हैं, ठीक है। ये लिक्विड्स हमेशा हमेशा किस में प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। तेल रखा है, ठीक है, घी रखा है, दही रखा है, पानी रखा है, ठीक है, हमेशा हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होंगे, ना कि स्त्रीलिंग में। क्लियर, बिल्कुल। हाँ, टॉपिक बहुत छोटा है, बस समझने वाला है, ठीक है।
बिल्कुल सही। एक और पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि जैसे कि भाषा हो गई, है ना, बोली हो गई या फिर लिपि हो गई, भाषा हो, बोली हो या फिर लिपि हो, इन सभी का प्रयोग हमेशा हमेशा स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है, किसमें होता है? स्त्रीलिंग में। अब यहाँ पर एक शब्द आया है लिपि, तो क्यों ना जरा चर्चा कर ली जाए कि लिपि होती क्या है। आप में से किसी को पता है कि लिपि क्या होती है? तो याद रखिएगा, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को ही तो हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये नोट पॉइंट में बना लीजिएगा, है ना। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा? भैया जब आप लिखते हो, ये रहा आपकी कॉपी, आपका पेपर, तो आप हमेशा ऐसे लिखना शुरू करते हो ना, ये ऐसे लिखते हो ना, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते हो। ठीक है, बाएं से दाएं लिखते हो। ठीक है, और जो उर्दू लिखी जाती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसलिए प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे कि प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कुछ भाषाओं की लिपि बताओ। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अगर लिखी हो भाषाएं और यहाँ पर लिखी हो उनकी लिपि। ठीक है, जिनको आंसर पता हो बताते जाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि बस पूरे टाइम आप रटने के लिए ही तैयार बैठे रहो। कुछ पॉइंट्स आपको आपकी बेसिक जानकारी के लिए पता भी होने चाहिए। ठीक है, भारत में रह रहे हैं भाई, भारतवासी है, और अपनी मातृभाषा का ही ज्ञान ना हो तो फिर तो बेकार है कि नहीं? और वो भी तब जब परीक्षा का हमारा एक विषय ही पूरा का पूरा हो। ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? नेपाली भाषा की लिपि क्या है? ठीक है, साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? उर्दू भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? बंगाली भाषा की लिपि क्या है? बताइए, इनमें से कुछ भाषाओं की लिपियां तो पता ही होंगी आपको ना, पता है तो बताइए जल्दी से। तो लिपि किसको कहते हैं? हम किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। जैसे कि हम बाएं से दाएं लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक है, अब लिपि पूछा जाता है हिंदी की लिपि, तो ना सिर्फ हिंदी बल्कि इन चारों की चारों भाषाएं, ठीक है, इन सभी की लिपि सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, और वो होती है देवनागरी। ठीक है, इन सभी की लिपि सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, और वो होती है देवनागरी। भूल मत जाइएगा बिल्कुल भी। हिंदी की पूछी जाए, संस्कृत की पूछी जाए, मराठी की लिपि पूछी जाए, या फिर नेपाली की लिपि पूछी जाए, इन सभी की लिपि देवनागरी होती है। लेकिन प्रश्न अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो क्या बदल दिया जाए कि हिंदी भाषा की लिपि तो हमने पढ़ लिया कि लिपि तो देवनागरी होती है, लेकिन अगर पूछा जाए हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है? आदि जननी कौन है? आदि जननी कौन है? तब आपका उत्तर देवनागरी नहीं होना चाहिए, तब आपका उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, गलती से भी तब उत्तर आप देवनागरी मत कर दीजिएगा, तब आपका उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। क्लियर हुई बात? समझ में आई? तो हिंदी हो, संस्कृत हो, मराठी हो या नेपाली हो, इन सभी की लिपि एक ही होती है, जो कि होती है संस्कृत। ठीक है, अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, उर्दू की होती है फारसी, ठीक है, पंजाबी की होती है गुरुमुखी, ठीक है, और बंगाली की होती है बांग्ला। अच्छा, आपने कुछ शब्द भी ऐसे लिखे हुए देखे होंगे, जैसे हम बात करें, एक कुछ शब्द होते हैं जैसे गजल, ठीक है, जैसे शब्द होता है खुदा, ठीक है, जैसे शब्द होता है जख्म। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा आपको, ये डॉट सिर्फ डिज़ाइन नहीं है बल्कि ये एक मात्रा है। ठीक है,
ये डॉट सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है। जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि बेटा र की भी अलग अलग मात्राएं होती हैं, यानी कि रा की एक उड़ंती राव जिसको आप कहते हो वो होती है रा की रेफ मात्रा। ड्रम लिखते हो, प्रेम लिखते हो तो वो रा की होती है पदेन मात्राएं, ठीक है। उसी प्रकार ये भी कोई डिज़ाइन नहीं है बल्कि ये एक मात्रा होती है जिसको हम कहते हैं नुक्ता। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि 3 शब्द आपको दिए गए हैं जिसमें नुक्ता का प्रयोग नहीं हुआ है और एक शब्द है जिसमें नुक्ता का प्रयोग हुआ है। बताइए इनमें से कौन से शब्द में नुक्ता का प्रयोग हुआ है, बताइए इनमें से कौन से शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें कि वही व्यंजन आधा हो और आधे के बाद वही व्यंजन पूरा हो, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि बिल्ली, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, जैसे कि कप्पा, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, ठीक है, नुक्ता के शब्द कहलाते हैं, यानी कि जो मात्रा है वो नुक्ता की मात्रा कहलाती है। बताइए भाई, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए दिनों के नाम क्या कहलाते हैं, ठीक है, दिनों के नाम जो होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम। बाकी तो आप सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है, सिर्फ और सिर्फ एक रूल है, वो रूल क्या है कि दिए गए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के आगे आप संज्ञा लगाकर देख लो। सोमवार ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? सोमवार का दिन बोलते हैं, सोमवार की दिन नहीं बोलते, ठीक है। उसके बाद बात की जाए जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, वो सभी स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं, ठीक है। नदियां हैं वो सभी की सभी स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं, किसमें होती है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। तो दुनिया के सारे उदाहरण की प्रैक्टिस ना तो मैं आपको करा सकती हूँ और ना ही आप याद रख सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि आप जो भी शब्द देख रहे हैं उन सभी के आगे संज्ञा या सर्वनाम लगाकर, जैसे मैं कह दूं घड़ी, बताओ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो घड़ी रखी है या घड़ी टंगी है, ये नहीं बोलते ना घड़ी रखा है, ठीक। तो कहने का मतलब अगर आप उसके आगे वाक्य बनाकर देख लेते हैं, ठीक है, तो वो सारा का सारा शब्द जो है, चाहे जो भी शब्द आपको दिया जाए, वो क्लियर हो जाता है। समझ में आई बात? इतनी बात में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट में। सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से है और वो है क्लास को शेयर करने की। बताइए जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द और रह गया है, जैसे कि एक शब्द है विद्वान। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताओ, याद रखिएगा विदुषी हो जाता है। क्या हो जाता है? विदुषी। पूछा गया एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग जो है वो विदुषी हो जाता है। क्लियर? बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग परिवर्तन नहीं करते, यानी कि जिनके आगे हम नर या मादा लगा देते हैं। जैसे शब्द होता है चीता, ठीक है, जैसे शब्द होता है तोता, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पुल्लिंग में अगर दिए गए हैं तो इसके आगे मादा नहीं लगा हुआ होगा, लेकिन हम अगर इनको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो ये मादा चीता हो जाएगा। चीता का चीती मत कर दीजिएगा, ठीक है। तोता का क्या हो जाएगा? मादा तोता, मादा तोता। और अगर पुल्लिंग होता है तो हो सकता है ये चीता ही लिखा हो सिर्फ, या फिर इसके आगे नर चीता लिखा हो सकता है, नर तोता लिखा हुआ हो सकता है। क्लियर है? बिल्कुल। कुछ और ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि मैना, कोयल, चींटी, गौरैया, गौरैया, ये हमेशा हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। क्लियर है? बताइए भाई, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को, टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बस यही सोच के पढ़ाती हूँ कि अब दुनिया में आप कोई भी एग्ज़ाम दें जिसमें हिंदी आए तो आप पीछे नहीं होने चाहिए बस, ठीक है, चाहे वो कांस्टेबल हो या फिर आगे आने वाला एसआई का एग्ज़ाम, ठीक है। हाँ, टॉपिक बिल्कुल बहुत छोटा सा था। सारी की सारी धातुएं पुल्लिंग होती हैं, सिर्फ और सिर्फ लोहा, खड़िया और चांदी को छोड़कर सारे के सारे द्रव्य पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्या कुछ हमने पढ़ा हुआ है।
सबसे पहला हमारा ये प्रीवियस रिवीजन था, उसके बाद लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात जिन शब्दों से पता चले कि दिया गया शब्द जो है वो स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का, वो लिंग कहलाते हैं, यानी कि जेंडर कहलाते हैं। भेद की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तीसरा भेद संस्कृत में होता है, हमसे यहाँ पर संस्कृत नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी के अनुसार ही हमें आंसर करना है, तो गलती से भी 3 आंसर आपका नहीं होना चाहिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। ये कुछ सामान्य से उदाहरण थे जिनकी चर्चा हमने की है। लिपि क्या होती है ये भी हमने यहाँ पर अपने नोट पॉइंट में देख लिया। आशा है आज की क्लास, आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी के कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्लास को ज़रूर शेयर किया करिए, कमेंट करके एटलीस्ट एक कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के MCQ के साथ, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।